शिक्षा एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आज देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 2019 का मॉडल पेपर आज हम शुरू कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तथा लाइक कीजिए और फ्री कोर्स यह है। पहला क्वेश्चन आता है कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, उन्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैं तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अविन्यास प्रारूप अवस्था दर्शाता है। अब चूंकि इसमें दो प्रश्न आता है कि नूर उसके कथन को कैसे पालन करता है तथा लंच में साझा भी करने की बात करती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत पर किस आधार पर निर्धारित होता है? तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कानून व्यवस्था पश्च पारंगत, आज्ञानुपालन पूर्व परंपरागत, अच्छा होना परागत, आदान प्रदान करना। तो इसमें से क्या कहता है? क्योंकि वह है लंच, कल मैं तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया तो आज भी हम साझा करेंगे। तो कहने का अर्थ साबित होता है कि ये कानून व्यवस्था नियम कोई नहीं है। इसमें आदान प्रदान कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा होना यह स्वाभाविक नहीं है कि अच्छा हो सकता है या गलत हो सकता है। हाँ, ये है कि आज्ञा पालक पूर्व पारंगत क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन यह होगा, आज्ञा पालन पूर्व पारंगत। तो इस तरह से यह क्वेश्चन का आंसर राइट होता है। दूसरा क्वेश्चन देता है कि समाज में विभिन्न लिंगों के अनुसार समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपक विशेषताओं के बारे में जन समान के अवधारणाओं को क्या कहते हैं? जन समान के अवधारणाओं को क्या कहते हैं? जेंडरवादी, भूमिकावादी, पहचान जेंडर, जेंडर रूढ़िताएं, इसमें से कौन है? चूँकि भूमिका किसी एक चीज़ की भूमिका निर्धारित होती है। जेंडर समाज में जो पीढ़ी होती है उसकी पहचान की जा सकती है। जेंडर रूढ़िता परंपरा जो होती है इससे भी निर्धारित नहीं हो सकता है। तो जेंडर में विभिन्न कैटेगरियाँ होती हैं, जेंडर में विभिन्न विभेदीकरण हो सकता है। इस तरह से राइट आंसर आपका ए होगा। दूसरे क्वेश्चन का ए, जेंडर विभेदीकरण सत्य होता है। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है। देखिए, कहानी को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है, माता साहसिक गतिविधियों को करती है। यह कदम विभिन्न किस लिए होती है? क्योंकि हम जानते हैं कि जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, जेंडर रूढ़िता को समाप्त करता है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। तो यह प्रोत्साहित नहीं करता है, न समाप्त ही करता है रूढ़वादी को। और जेंडर जो है, पहला क्वेश्चन राइट होता है, जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, पूर्ण बनाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन राइट होता है। चौथे का है क्वेश्चन, चौथे में विस्तारकर्ता को क्या कहते हैं? क्योंकि विस्तारकर्ता क्षेत्र में खोजपूर्ण अधिगम, समीप विकास का क्षेत्र, ढांचा, अंतः व्यक्तिनिष्ठता। तो इसमें आंसर राइट आता है, समीप क्षेत्र का विकास अधिक माना जाता है। राइट आंसर 2 होगा। पांचवा क्वेश्चन आता है कि जीन पियाजे
के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पना निर्गतात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो संवेदी चालक अवस्था में, पूर्व संक्रिय अवस्था में, मूर्त संक्रिय अवस्था में, अमूर्त, ये उनके नियम हैं। तो निगमनात्मक कहता है कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलना है, ज्ञात से अज्ञात अगनात्मक है, अज्ञात से ज्ञात की तरफ निगमनात्मक होता है। तो उसका अर्थ यही सत्यापित होता है कि मूर्त से संक्रियात्मक अवस्था तक चलना। आंसर राइट होता है, मूर्त से संक्रियात्मक अवस्था तक चलना। अगला क्वेश्चन है इसी का, छठा क्वेश्चन आता है के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भों के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो सामाजिक क्रियाओं को समझने के लिए प्रभाव को समझना आवश्यक है। चिंतन, बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भों के प्रभाव को समझने के लिए आवश्यक है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा था, जीन पियाजे ने कहा था, लेवास्की ने कहा, ये सारे लोग नहीं कहे। जीन पियाजे संज्ञानात्मक, लॉरेंस कोहलबर्ग और लेवास्की ये भी नहीं कहे थे। बंडूरा ने कहा था, अल्बर्ट बंडूरा ने इस कथा को कहा था। राइट आंसर 4 होता है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 और 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निहितार्थ निकालते हुए कक्षा 6 और 7 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? चूँकि तार्किक बहस करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए? नहीं, राइट आंसर नहीं है। ऐसी समस्या प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें तर्क आधारित समस्या की आवश्यकता होती है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल एक मूर्त सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। नहीं भाई, केवल निर्धारित पर नहीं रहेंगे नहीं तो शिक्षा हम कम दे पाएंगे, बच्चों को विकसित कम होंगे। इसलिए क्वेश्चन संख्या 3 ये राइट होता है कि एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 8 होता है। क्वेश्चन संख्या 8 में कहा गया, क्वेश्चन संख्या 8 में कहा गया, हार्वर्ड गार्डनर में बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार हार्वर्ड गार्डनर ने तार्किक गणित बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? एक व्यक्ति की निम्न विशेषताएं होती हैं। ध्वनि ताल शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता? नहीं भाई। देश स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता? नहीं, ये भी नहीं है। संगीतमय व्यक्ति के प्रभाव के साथ तालमेल? नहीं, यह भी पूर्ण नहीं है। पैटर्न को खोजने, तर्क के साथ उसका अध्ययन कराने का श्रृंखला करने की क्षमता संवेदनशील मानी जाती है। तो आंसर राइट होगा 4। अब आइए बच्चों आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 आता है। क्वेश्चन 9 बताता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों और प्रेरणाओं को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार, क्रियाशील, संवेदनशील बनाती हैं, उसे क्या कहा जाता है? वह क्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशल, मूल्यों आदि पर करते हैं, क्या होता है? तो समाजीकरण, समावेशन,
मुख्य धारा से जोड़ना, नहीं भाई, कतई नहीं। विभेदीकरण, कतई नहीं। अलग अलग नहीं कर सकते हैं। समावेशन, एक साथ मिला सकते हैं, नहीं। यह समाजीकरण भावनाएं जो है राइट आंसर होता है। क्वेश्चन संख्या 1। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सही आंसर बताइए। वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता होता है। परिवेश प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है। ये तो गलत हो गया। मानव को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करता, नहीं, ऐसी बात तो गलत है। दोनों नहीं प्रभावित कर रहा, ये तो असंभव है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों जटिल प्रक्रियाओं के रूप में मानव को प्रभावित करता है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर जो है होता है 1, वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील कक्षा विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, दोनों गलत है, ये भी गलत है। विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उस रूप में दोहराया जाता है। शिक्षक के निर्देश के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। भाई, अनुसरण भी नहीं करेंगे, विद्यार्थी के ज्ञान को उसी रूप में दोहराने की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रगतिशील का कारण होता है। आंसर राइट हुआ 3। क्वेश्चन संख्या 12, सतत समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आकलन। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, केवल संकलनात्मक आकलन, न संरचनात्मक न संकलनात्मक, विविध रणनीतियों का प्रयोग। तो इसमें राइट आंसर है संरचनात्मक आकलन हम बच्चों का मूल्यांकन के समय करते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 बताता कि आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षणिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़वादिता एवं परिणामिक रूढ़वादिता आशंका के अभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? भाई देखिए, रूढ़वादी, परिमाण रूढ़वादी कहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखें, इनका राइट आंसर, इस प्रकार के सरोकार को अनदेखा करना चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों विद्यार्थियों की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए, गलत है। विद्यार्थियों की पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह, नहीं, ये भी गलत है। विभिन्न सामाजिक वर्गों का रोल मॉडल संबंधित कहानियाँ उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए, ये भी नहीं है। बच्चों को इस प्रकार से सरोकार को अनदेखा करना चाहिए, यह आंसर राइट होता है। क्वेश्चन संख्या 14 क्वेश्चन कहता है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्योंकि यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता हो, नहीं। सशक्त आवेदनकर्ताओं को प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए, नहीं। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि आदि को वर्गीकृत करना चाहिए, नहीं भाई, वर्गीकृत क्यों करेंगे हम। चौथा देखते हैं, केवल प्रतिभाशील एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, राइट आंसर होता है 4। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 15 में दिया गया है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। एक बच्चा निम्नलिखित प्रदर्शन करता है।
पढ़ने की चिंता, शब्द और अक्षरों को पहचान में कठिनाई, निम्न शब्दावली कौशल, पढ़े हुए पाठ को समझने याद करने में कठिनाई। तो यह एक स्वलीन विद्यार्थी है, ये सृजनात्मक विद्यार्थी है, अधिगम असशक्त वाले हैं, मानसिक क्षति वाला विद्यार्थी है। भाई इसमें राइट आंसर कौन होगा? तो राइट आंसर ये नहीं हो सकता पहला, दूसरा सृजनात्मक नहीं हो सकता है, चौथा मानसिक नहीं हो सकता है, तीसरा आंसर इसका राइट हो सकता है, ये राइट है। इसके बाद अगला आता है 16 क्वेश्चन। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? इनके लिए क्वेश्चन है पहला, आकलन के पेपर टेस्ट का प्रयोग करना, अभ्यास रटाना पर बल देना आदि, ये पहला राइट आंसर इसका होता है। दूसरा, विद्यार्थी निर्देश देने के लिए एक रूप तरीके का प्रयोग करना, ये गलत है। लिखित कार्य देना, गृह कार्य देना तथा उत्तर और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल कराने पर दबाव डालना, ये भी गलत है। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम में सशक्त बच्चों और कमजोरियों के विशेष के आधार पर विशिष्ट उद्देश्य, ये भी गलत है। राइट आंसर होता है आपका पहला। 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षक अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? अवसारी चिंतन के बल देकर, अभिसारी चिंतन का हतोत्साहित करके, अपने परिपेक्ष प्रोत्साहन करके, और विद्यार्थी को जोखिम चुनौतियों के साथ। नहीं भाई, सृजनात्मक में अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, राइट आंसर 2 होता है। इनके बाद क्वेश्चन संख्या 18 है, निम्नलिखित में कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करना, परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, राइट होता है। बच्चों को पढ़ने और अभिप्रेरित करने पुरस्कार को बढ़ावा देना, नहीं। निर्देश में व्याख्यान विधि का अपमान करना, नहीं अपनाना, ये भी नहीं है। विषय वस्तु बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेत्र में अधिगम के साथ सरोकार करना, नहीं। राइट आंसर पहला हो जाता है। इसके बाद 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? तो इसका उदाहरण जो है, समाधान मूल्यांकन को ध्यान नहीं देना, क्रियात्मक असभ्य एक वस्तु के परांगत कार्य पर ध्यान देना, आंसर राइट होगा दूसरा। प्रतिक्रिया निर्धारण गलत होगा, साधन साध्य विश्लेषण भी गलत होगा, इसलिए राइट आंसर 2 होगा। क्वेश्चन संख्या 20। क्वेश्चन 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? कौन सी शिक्षण प्रणाली नहीं है? बच्चों को अंतर्दृष्टि का अनुमान लगाना एवं प्रोत्साहित करना, प्रेक्षण विधि नहीं है भाई, संवाद ये भी नहीं है, दोहराने का नहीं भी। राइट आंसर होगा पहला। 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन में कहता है कि शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों में किस प्रकार का बर्ताव कर सकता है? बच्चों को कक्षा से बाहर निकालने के लिए, नहीं भाई गलत हो जाएगा। पूरी कक्षा के उन्हें बार बार डांट कर, राइट आंसर होगा। उनसे बात करके उनकी अभिरुचि का कारण जानने की कोशिश करेगा, गलत है। 22 उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, नहीं ये भी गलत है। राइट आंसर 2 होगा। अगला, संरचनावादी उपगम बताता है कि ज्ञान की संरचना के अत्यंत आवश्यक है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंध, दंड,
याद करना, तो इन्हें संरचनावादी के लिए यंत्रवत याद करना ये मुख्य भूमिका में होता है। राइट आंसर ये होगा। 23, क्वेश्चन संख्या 23, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? भाई इसमें क्या करना चाहिए? बच्चों के साथ संवाद अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए, संवाद करके बच्चों के विचारों को खारिज करना चाहिए, गलत है। बच्चों के सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों के विचारों को डांटना चाहिए। ये तीनों क्वेश्चन गलत होते हैं। राइट आंसर ये होता है। 24 क्वेश्चन, ज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? तो एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से संबंध रखते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ज्ञान और संवेग दोनों एक दूसरे के स्वतंत्र हैं, एक दिवसीय है नहीं है। एक दिवसीय संवेगों को प्रभावित करता नहीं है, द्विदिशीय ये भी नहीं है। राइट आंसर फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? भाई देखें 25 क्वेश्चन है। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है विद्यार्थी की अभिरुचि, सांवेगिक, स्वास्थ्य, शिक्षण शास्त्री, राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक। तो इसका जो पहला नंबर 1 आएगा, दूसरा फिर आएगा, फिर तीसरा शिक्षा शास्त्री रणनीति आएगी, चौथा जो है ये आएगा। तो अब 1 2 3 4 किस में मिल रहा है? पहले कॉलम में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में मिल रहा है। इसका राइट आंसर 4 होगा 25 का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? क्या पहलू है? सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं हैं, लगातार अभ्यास स्मरण है, पुरस्कार और दंड है, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। ये सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि भाई उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध गलत है, पुरस्कार और दंड देना ये भी गलत है, लगातार अभ्यास बार बार स्मरण कराना ये भी गलत है। तो राइट आंसर इसका होगा पहला, कि सामाजिक पारस्परिक क्रिया से प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन 27, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, तो इस जैसा कि एक स्टार और बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? तो इनका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर अधिगम भौतिकवाद होता है। नहीं भाई, समझने के अधिगम का आनंद प्राप्त करना ये राइट होगा, क्योंकि आनंद से अगर बच्चा पढ़ेगा, भय मुक्त नहीं पढ़ेगा, तो वह जो है अग्रसर होगा। पुरस्कार के बिना गतिविधि में लगे रहना गलत है। अन्य खुश करने के लिए कार्य के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उसे निर्धारित करना यह भी गलत साबित होगा। इसलिए राइट आंसर 2 होगा। बाल अवस्था की अवधारणाएं क्या बताती हैं? क्योंकि बाल अवस्था जो है विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान होती है। बाल अवस्था, ये फर्स्ट क्वेश्चन राइट होता। समकालीन संरचनावादी मनोवैज्ञानिक अनुसार ये भिन्न भिन्न होता है, ये गलत है। बच्चे दुष्ट रूप से पैदा ही होते हैं, ये भी गलत है। राइट आंसर पहला होगा।
चौथा, स्कूल बच्चे शुरुआत करते समय पूरी तरह परिवेश, ये भी गलत होगा। 29 क्वेश्चन संख्या आता है, 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन संख्या 29 क्या कह रहा है? 29 कह रहा है कि निम्न में कौन सा मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? शारीरिक वृद्धि तेज गति से, गलत है। मूर्त सोचने की, यह भी गलत है। मध्यावस्था तार्किक में, यह भी गलत है। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियां घटित होती हैं, संचालित होती हैं। राइट आंसर 4 होगा इसका। इनके बाद 30वां क्वेश्चन, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों का समाजीकरण क्या है? मनोवैज्ञानिक एजेंसी है, प्राथमिक एजेंसी है, मध्य एजेंसी है, तृतीयक एजेंसी है। कौन सी एजेंसी है भैया? ये जो है प्राथमिक एजेंसी मानी जाती है। आंसर राइट 2 होगा। तो इस तरह से शाम 7 बजे से 8 बजे डेली हमारे लाइव क्लास में जुड़िए तथा हम सेलेबस के ईपी टेट सीटेट के समस्त पेपर प्रोवाइड कराएंगे। मॉडल क्वेश्चन और तैयारी फ्री में बिल्कुल देंगे। रियल चीज़ आप अपने इस पेपर को पेपर से मिला लीजिए, सिलेबस से मिला लीजिए। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर संपूर्ण अध्ययन के वीडियो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें संपूर्ण ज्ञान दिया गया है, संपूर्ण अथॉरिटी दी गई है। तो उसे आप तैयारी कर सकते हैं। और मेरा ये ध्येय है कि 7 जुलाई को आने वाले एग्ज़ाम में 70 में 70 लाएं। तो इस तरह से ये संपूर्ण तैयारी आप लाइए करके और 70 में 70 लाइए, 30 में 30 लाइए, कोशिश कीजिए। और हमारे इस चैनल पर यूपी टेट सीटेट एग्ज़ाम के संपूर्ण सिलेबस अलग अलग टीचरों के माध्यम से उपलब्ध है, जिसे आप देखकर तैयारी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक तथा कमेंट कीजिए।